हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का जो समय है, यानी कि 200 से 300 ईसा के बीच में, उस समय क्या क्या विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे यवन यानी कि बैक्टीरियन, ग्रीक, शक और कुषाण। तो कौन कौन से आक्रमण हुए थे और इसके इतिहास और संस्कृति पर समाज में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन आक्रमणों का तो वो बताना है। देखिए, मौर्य समाज बृहद्रथ की हत्या के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और राजनीतिक विखंडन शुरू हो गई। इसी काल में भारत की उत्पत्ति सीमाओं से कई विदेशी जातियां जैसे यवन यानी ग्रीक्स, शक्य और कुषाण भारत में प्रवेश करने लगी। इन आक्रमणों ने भारत की राजनीति, संस्कृति, धर्म और कला और व्यापार को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, कौन कौन से देखिए किन्होंने आक्रमण किया था। पहले ग्रीक्स आए थे ना, इंडो ग्रीक। यवन लोग मूल रूप से यूनान से थे जो पहले बैक्ट्रिया यानी आधुनिक अफगानिस्तान में बस गए थे। भारत में इनका प्रमुख शासन मीनांडर प्रथम था, जिसे मिलिंद कहा गया है। मिलिंद ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध भिक्षु नागसेन से उनके संवाद को मिलिंद पन्ना नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए शक आए हैं ना, तो शक जो थे, शक एक मध्य एशिया से आए घुमंतु जातीय थी जिन्होंने मथुरा, पश्चिम भारत और मालवा क्षेत्र में राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुषाण, तो कुषाण लोग चीन से युएझी जाति से थे जिन्होंने भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका प्रभाव और योगदान क्या था। तो देखिए धार्मिक बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, महायान संप्रदाय का विकास हुआ, सांस्कृतिक यूनानी शक और कुषाण संस्कृति के प्रभाव से भारत कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला समृद्ध हुई। ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है शुंग वंश की उत्पत्ति के विस्तार, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां तथा शुंग वंश के पतन का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए पहले शुंग वंश की उत्पत्ति, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, वह मौर्य सेनापति था और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसने सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, वह ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण दिया था। राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, विस्तार देखिए, पुष्यमित्र ने उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार स्थापित किया जिसमें मगध, प्रयाग, कौशाम्बी, उज्जैन, विदिशा आदि शामिल थे। ठीक है, और देखिए पुष्यमित्र संघ की क्या क्या उपलब्धि थी। तो उसने वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी नीतियां कठोर थी। शुंग काल में संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थान हुआ था। ठीक है, सांस्कृतिक योगदान देखिए, तो शुंग काल में कला को भारतीय शैली के विकास के रूप में देखा जाता है। सांची, बरहूत आदि स्थानों पर बने स्तूप, रेलिंग, तोरण आदि इस काल की कला के प्रमाण है। ठीक है, देखिए पतन के कारण क्या कहते हैं, तो शुंग वंश में पुष्यमित्र के बाद कोई बहुत सक्षम शासक नहीं था। ठीक है, अंतिम शुंग शासक देवभूति को उसके मंत्री वसुदेव ने मार दिया था और कण्व वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आंतरिक विद्रोह, बौद्धों की असंतुष्टि और क्षेत्रीय राजाओं के विद्रोह के कारण वंश का पतन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कुषाण वंश की उत्पत्ति, उसका विस्तार, कनिष्क की उपलब्धियां और वंश के पतन का कारण। ठीक है, देखिए उत्पत्ति, तो कुषाण युएझी जाति की एक शाखा से संबंधित थे। प्रारंभिक कुषाण शासक कुजुल कदफिशेस था जिसने काबुल से शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए विस्तार, तो कुषाण साम्राज्य काबुल कहाँ का फैला हुआ था। देखिए कुषाण साम्राज्य जो था काबुल, गांधार, पंजाब, सिंध उत्तर भाग के भागों से लेकर मध्य एशिया तक फैला था। कासगढ़, यारकंद, बल्क, पाटलिपुत्र और मथुरा तक इसका प्रभाव था। देखिए कनिष्क की उपलब्धि क्या कहते, तो कनिष्क ने 18वीं ईस्वी में कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, उसने भारत में शक संवत की शुरुआत की थी, है ना। तो जो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। ठीक है, अब देखिए कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था और कश्मीर में बौद्ध महासभा का आयोजन कराया था। ठीक है, उसने गांधार और मथुरा कला को संरक्षण दिया था। अब देखिए मुद्रा प्रणाली, तो कनिष्क ने स्वर्ण, रजत यानी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। सिक्कों पर यूनानी और भारतीय देवताओं की छवियां अंकित थी। ठीक है, भारत, चीन, रोम और मध्य एशिया के साथ व्यापार फला फूला था। पतन के कारण कनिष्क के बाद शासन कमजोर हो गया था। ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश के उदय और क्षेत्रीय राजाओं के विद्रोह से शक्ति क्षीण हो गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है
सातवाहन वंश की उत्पत्ति, उसका विस्तार, गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां तथा इस वंश की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करना है। ठीक है, देखिए उत्पत्ति कहाँ था, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, स्वीमुख नामक शासक ने की थी। ठीक है, इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। ठीक है, यानी पैठान। सातवाहनों ने पश्चिमी भारत से लेकर दक्कन और आंध्र प्रदेश तक शासन किया था। उनका साम्राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में विस्तृत था। ठीक है, उसके बाद देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी की क्या उपलब्धि थी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उसने शक, यवन और कंबोज जैसे आक्रांताओं को हराकर साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम तक फैला दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रशासनिक विशेषताएं, तो वो एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी उन्होंने। ठीक है, और देखिए आर्थिक व्यवस्था, तो सातवाहन काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। ठीक, उसके बाद देखिए सांस्कृतिक योगदान, तो सातवाहनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। पतन के कारण क्या कहते हैं, देखिए कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, शकों और पश्चिमी क्षत्रपों का पुनः उदय, आंतरिक विद्रोह, गुप्त साम्राज्य का प्रभाव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संगम साहित्य के आधार पर संगम युग की राजनीतिक, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता का वर्णन करना है। देखिए राजनीतिक स्थिति पर देख लीजिए, तो संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य। दक्षिण भारत पर शासन कर रहे थे। राजा जो थे वीर, पराक्रमी और दानशील होते थे। युद्ध, सैन्य संगठन, राजनय और प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत वर्णन संगम काव्य में मिलता है। ठीक है, सामाजिक स्थिति देखिए, तो संगम कालीन समाज वर्गों में विभाजित था, परंतु कठोर जातिवाद उस समय नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा और साहित्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो देखिए अव्ययार जैसी महिला कविताएं प्रसिद्ध थी। विवाह, प्रेम, युद्ध, वीरता जैसे विषयों पर काव्य उस दौरान रचे गए थे। ठीक है, अब देखिए आर्थिक स्थिति, तो संगम युग की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग और कर प्रणाली पर आधारित थी। मोती, मसाले, लोहा, हाथीदांत आदि का निर्यात होता था। साहित्य और भाषा, तो संगम साहित्य में एतु तोगो यानी कि पटटू, पाटटू, फिर उसके बाद तोलकापियम प्रमुख ग्रंथ है। इसमें पुरम, ठीक है, और अकम जैसे विषयों को लिया गया। अब देखिए सांस्कृतिक विशेषताएं, तो संगम युग में संगीत, नृत्य और चित्रकला का विकास हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, गुप्त वंश की उत्पत्ति क्या थी और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए गुप्त वंश की उत्पत्ति, तो गुप्त वंश की उत्पत्ति मगध क्षेत्र में हुई थी। प्रशासनिक शासकों में श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम देखिए कब से कब तक उन्होंने शासन किया था, 319 से 335 ईस्वी तक। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर मगध और बिहार के अतिरिक्त लिच्छवियों का राज्य भी अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, उसके बाद इसी विजय के स्मरण में उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गुप्त वंश की शुरुआत इसी शासक के समय मानी जाती है। ठीक है, उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए समुद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, है ना, सबसे प्रतापी सम्राट थे। उनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, जो कि 380 से 400 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे ये। उन्होंने पश्चिमी क्षत्रपों को हराकर मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र को जीत लिया था। ठीक है, और उज्जैन को राजधानी बनाया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, गुप्त काल में कला, साहित्य, धर्म, स्थापत्य एवं चित्रकला के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन करना है। देखिए धर्म का विकास, तो ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण मिला, परंतु बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सहिष्णुता मिली थी। विष्णु, शिव और शक्ति की पूजा विशेष रूप से होने लगी थी। ठीक है, अब देखिए स्थापत्य कला, तो मंदिर निर्माण की शुरुआत उत्तर भारत में नागर शैली में हुई थी, उसके बाद दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ठीक है, मूर्ति कला और चित्रकला की बात करें तो मूर्ति कला में मथुरा और गंधार शैली का प्रभाव देखा गया था। मूर्तियां जीवंत, सजीव और भाव प्रधान होती थी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गुप्त काल की प्रशासनिक प्रणाली क्या थी, कृषि व्यवस्था क्या थी, मुद्रा प्रणाली और व्यापार व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। ठीक है, देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, तो गुप्त शासन पद्धति राजा के केंद्रीय अधिकार पर आधारित थी। राजा को परमेश्वर या फिर परम भागवत, महाराजाधिराज जैसी उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कृषि व्यवस्था क्या थी, तो गुप्तकालीन समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, है ना। कृषकों से भूमि कर यानी कि टैक्स लिया जाता था, जो उपज का लगभग 1/6 भाग होता था, है ना। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरें और बांधों का निर्माण किया जाता था। अब देखिए मुद्रा प्रणाली, तो मुद्रा प्रणाली गुप्त काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन अपने चरम पर था, जिन्हें दिनार कहा जाता था। ठीक है, चांदी, तांबे और मिश्र धातु के सिक्के भी चलते थे।
व्यापार व्यवस्था देखिए, आंतरिक व्यापार होती थी, नगरों में व्यापार होता था, विदेश व्यापार भी होता था। मुख्य निर्यात वस्तुएं जो थी मसाले, सूती वस्त्र, आभूषण थी। ठीक है। बंदरगाह देखिए, ताम्रलिप्त, भृगु कक्ष और कावेरी पट्टनम। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, हर्षवर्धन के शासन की स्थापना और प्रशासन, धार्मिक नीति और पतन का कारण। तो स्थापना देखिए, हर्षवर्धन पुष्य भूमि वंश का शासक था, उन्होंने किया था। ठीक है। अब देखिए प्रशासन, तो हर्ष का शासन केंद्रीकृत था, लेकिन स्थानीय स्वायत्ता को भी स्थान था। ठीक है। धार्मिक नीति, हर्ष मूलतः शैव था, यानी कि शिव के भक्त है ना, परंतु बाद में महायान बौद्ध धर्म की ओर झुका। उन्होंने वेदसांग जैसे बौद्धिक यात्रियों का स्वागत किया था। ठीक है। साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान, तो स्वयं संस्कृति के विद्वान लेखक थे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे उन्होंने। ठीक है। ये स्वयं थे। अब देखिए पतन के कारण क्या थे। दक्षिण में चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय से पराजय के कारण दक्षिण विजय रुक गई थी। उनकी मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। तो ये थे पतन के कारण। ठीक है। अभी प्रश्न नंबर 10, अरब आक्रमण के कारण और प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है। तो साथ ही प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के क्षेत्रीय संघर्षों का उल्लेख करना है। तो देखिए अरब आक्रमण के कारण क्या थे। व्यापारिक लालच था, इस्लाम का प्रचार करना था, भारत की राजनीतिक अस्थिरता और मौर्य और गुप्तों के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे। तो ये सब आक्रमण के कारण थे। ठीक है। अरब आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया। इस्लाम भारत में स्थापित हुआ, भारतीय समाज में एक नया धार्मिक तत्व जुड़ गया है ना, लेकिन अस्थायी अरब शासन स्थापित नहीं हो पाया था। भारतीय राजाओं ने एकजुट होकर उसे रोका और खासकर प्रतिहारों ने। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों का संघर्ष देखिए, तो तीनों शक्तियों ने कन्नौज की प्रभुता को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। गुर्जर प्रतिहार है ना, पश्चिमी भारत के रक्षक बने और अरबों को उन्होंने रोका था। पाल वंश जो थे बंगाल और बिहार में थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म के संरक्षण का कार्य किया था। और राष्ट्रकूट जो थे दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति थी। तो इन्होंने मिलकर क्या किया था, अरब आक्रमणकारों को रोका था। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में भी मैं लेकर आई हूँ। ठीक है। वही क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द फॉरेन इन्वेंशन आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है। तो देखिए इंडो ग्रीक इन्वेंशन हुआ था है ना। तो इंडो ग्रीक वेर ओरिजिनली बैक्ट्रियन ग्रीक्स हु रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। उसको अधिक शुगर इन्वेशन, तो जिसको कहते थे सकज, कैम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड सेटल इन वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। उसको देखिए कुषाण इन्वेशन, यानी कि कुषाण आक्रमणकारी जो थे, उन्होंने कुषाण वेयर अ ब्रांच ऑफ येजी ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है। अब देखिए इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉइन्स, यानी न्यू कॉइन्स की शुरुआत हुई थी। स्क्रिप्ट एंड आर्ट स्टाइल्स। ठीक है। फ्यूजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन रिलीजन है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द ऑरिजिन, एक्सपेंशन, अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र संघ एंड डिक्लाइन ऑफ संगा डायनेस्टी है ना। ऑरिजिन क्या था पुष्यमित्र संघ का, संगा डायनेस्टी का ऑरिजिन पतन के कारण। ठीक है। तो ये देखिए ऑरिजिन और एक्सपेंशन, तो पुष्यमित्र संगा जो थे वो फाउंडर थे। ठीक है ना। पुष्यमित्र संगा जो थे वो फाउंडर थे संगा डायनेस्टी के। ठीक है। उसके बाद देखिए ही सक्सेसफुली डिफेंडेड द किंग अगेंस्ट इंडो ग्रीक इन्वेशन एंड मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन नॉर्थर्न इंडिया। अचीवमेंट क्या क्या थी पुष्यमित्र संगा की। तो देखिए परफॉर्म्ड 2 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है। उसको देखिए कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी थी। द पीरियड मार्क्ड द राइज ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। डिक्लाइन कैसे हुआ था। देखिए सक्सेस ऑफ पुष्यमित्र वर वीक, कमजोर पड़ गया था। उसके बाद लैक पॉलिटिकल एक्यूमेंट। द लास्ट संगा रूलर देवभूति वाज ओवरथ्रोन बाय हिज मिनिस्टर वसुदेव। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द ऑरिजिन, एक्सपेंशन अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। ठीक है। देखिए तो कुषाण डायनेस्टी से वो क्या थे, ओरिजिनली जो थे सेंट्रल एशिया के ब्रांच थे। कौन से ट्राइब, येजी ट्राइब के। ठीक है। अब देखिए ओरिजिन क्या है। तो द कुषाण इनिशियली सेटल इन बैक्ट्रिया, मतलब अफगानिस्तान जिसको आजकल कहा जाता है, एंड लेटर एक्सपेंडेड इनटू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। अब देखिए अचीवमेंट क्या कहते हैं, फाउंडेड द शक एरा, शक डायनेस्टी का इन्होंने फाउंड किया था 78 CE में। ठीक है। और देखिए ट्रेड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो स्ट्रेंथन ट्रेड रूट्स इंक्लूडिंग द सिल्क रोड लिंकिंग इंडिया टू रोम है ना। उन्होंने इंडिया को रोम से जोड़ा था, चाइना और सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम किया था ताकि ट्रेड मजबूत हो सके। ठीक है। डिक्लाइन देखिए, डिक्लाइन का कारण क्या था। तो कनिष्क सक्सेसर लैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्किल। ठीक है। यानी उनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर पड़ गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ओरिजिन, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी, तो देखिए तो सातवाहन डायनेस्टी इमर्ज इन डेक्कन रीजन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य। ठीक है। ऑरिजिन कहाँ का होता है, द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज सिमुक। ठीक है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका,
एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मोनार्चियल था। द किंग अज्यूम्ड टाइटल्स ऑफ राजाधिराज एंड एक ब्राह्मण, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा था, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे, है ना, मेन जो था इकोनॉमिक वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, ठीक है। लैंड ग्रांट्स देखिए, तो लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मीज एंड बुद्धिस्ट मोंक बिकम कॉमन। ट्रेड एंड इंडो रोमन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन का कारण देखिए, यजन श्री सतकर्णी द एम्पायर वीकेंड, कमजोर पड़ गए थे जिनके कारण की डिक्लाइन हो गया साम्राज्य का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज एज रिफ्लेक्टेड थ्रू संगम लिटरेचर, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, द रीजन वाज रूल्ड बाय द पावरफुल डायनेस्टी चेरा चोलास एंड पांड्यास, ठीक है। उसके बाद देखिए सोसाइटी उस जमाने में, तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस ऑक्यूपेशनल ट्राइबल ग्रुप्स, वीमेन हैड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, सम इवन पार्टिसिपेटेड इन वारफेयर एंड लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद देखिए पोइट्री पॉलिटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोनार्चियल एंड एडेड बाय मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी, तो एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन। लिटरेचर, तो लिटरेचर इंक्लूड्स एपिक्स, पोएम्स एंड मोरल ट्रेटिस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी जिन्होंने 4th से लेकर 6th सेंचुरी तक रूल्ड किया था, ठीक है, और कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंसाइंट इंडियन हिस्ट्री। गुप्ता डायनेस्टी को इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। तो ओरिजिन देखिए, तो गुप्ता एम्पायर किनके द्वारा फाउंड किया गया था, श्री गुप्ता अराउंड 240 CE, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त वन, तो उन्होंने कुमार देवी से शादी किया था, ठीक है। और देखिए समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना, समुद्रगुप्त ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया ड्यू टू एक्सटेंसिव कॉन्क्वेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इंक्लूडिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर एंड रिलीजन, ठीक है। देखिए आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर की बात करें तो गुप्ता आर्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैलेंस, एलिगेंस एंड स्पिरिचुअल एक्सपेंशन। द टेम्पल्स एट देवगढ़ एंड मितासगांव सो अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद देखिए पेंटिंग देखिए, तो जो अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे मिला जाता है, तो ठीक है, जातक टेल्स एंड सीन्स ऑफ उस जमाने की जातक टेल्स के बारे में पेंटिंग है, कहाँ मिलता है, तो अजंता केव में, ठीक है, देखने को मिलता है हमें। उसको देखिए लिटरेचर, तो संस्कृत लिटरेचर रीच्ड न्यू हाइट्स, है ना, संस्कृत को नई उपाधि मिली थी, पहचान मिली थी उस जमाने में, ठीक है। उसको देखिए रिलीजन, धर्म जो थी ब्राह्मणिज्म वॉज डोमिनेंट विच इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पुरानिक हिंदुनिज्म, ठीक है। विष्णु, शिव एंड देवी वर वाइडली वर्शिप्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर वॉज नॉन फॉर हिज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। किंगशिप, द किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन एंड यूज लिटिल ऑफ महाराजाधिराज एंड परम ब्रह्म भागवत, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडेड महादंड नायक, है ना, चीफ जस्टिस महादंड नायक जिसको बोलते हैं, उसके बाद कुमार मत्य यानी मिनिस्टर्स, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर होते थे, ठीक है। प्रोफेशनल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो बुक्टीज वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट में उस जमाने में भी डिवाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए विलेजेस वर गवर्न बाय लोकल हेडमैन काउंसिल, ठीक है। अब देखिए रेवेन्यू और जुडिशरी, तो टैक्स इंक्लूडेड लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स और फाइन्स, ठीक है, ये सब टैक्स लिया जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, डिस्क्राइब द एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कोइनेज एंड करेंसी सिस्टम, ठीक है। देखिए एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या था, तो लैंड वॉज ओन्ड बाय द किंग, है ना, लैंड जो था वो किंग के द्वारा ओन किया जाता था। उसके बाद टेम्पल, ब्राह्मीज एंड पीजेंट्स, ठीक है। लैंड ग्रांट्स यानी कि अग्रहार वर गिवन टू ब्राह्मीज एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफन एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस। उसके बाद देखिए कॉइनेज और करेंसी सिस्टम कैसा था, तो गुप्ता जो थे वो उन्होंने गुप्ताज इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड दिनार, ठीक है। गोल्ड कॉइन उस जमाने प्रचलित था जिसको कि बोलते दिनार, ठीक है। सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन का भी यूज होता था। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखिए, तो कॉइनेज हेल्प प्रमोट ट्रेड विद रोमन एम्पायर एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेशन, है ना, अरब आक्रमणकारियों के कारण को प्रकाश डालना है, ठीक है। देखिए तो अरब इन्वेशन, तो इनका क्या कारण था, देखिए तो अरब आफ्टर एक्सपेंडिंग द पर्सिया एंड सेंट्रल एशिया टर्न टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। 712 से मोहम्मद बिन कासिम उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, सिंध बिकम पार्ट ऑफ उम्मैद कैलिफेट, है ना। उसके बाद देखिए लिमिटेड कल्चर एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस रिमेन लोकलाइज्ड,
इंडियन रूलर्स बिकम अवेयर ऑफ थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथन देयर डिफेंसेस। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ राजपूत, तो राजपूत का भी ओरिजिन था। देखिए, तो राजपूत इमर्ज बिटवीन 6th to 12th century, दे वेर मेनली वॉरियर क्लास, सम ट्रेसिंग लाइनेज और टू क्षत्रिय, अदर फॉरेन इन्वेडर्स एसिमिलेटेड इनटू हिंदी सोसाइटी। ठीक है, कौन कौन से देखिए, तो प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूटास थे। दीज थ्री engaged in the tripartite struggle to control कन्नौज, सिंबल पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो उन्होंने कन्नौज पे ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया था। ठीक है, तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस मेजर पेपर 5 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।